Preview. आदाब अर्ज़ प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो हमारे समाज में अपना एक मुकाम रखती है। आज हमारे जो मेहमान हैं जनाब शेषराव चौहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। देश की और अब स्टेट की, हमारे महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। कई किताबें लिख चुके हैं इस सिलसिले में, इसी मौजू पर हम उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया हुए इलेक्शन में जिस तरह इलेक्शन के प्रोसेस हुआ और जिस तरह ये हुकूमत बनी, उनकी अपनी ज़ाती राय क्या है। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सवाल यही है कि इलेक्शन हो गया और मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए। आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? क्या ये गठबंधन चलेगा या आगे किस तरह ये ऑपरेट करेंगे आप? देखिए, गठबंधन के मैंने मोदी का अगर नेचर देखे, उसमें एक दो खासियत है उसमें। एक तो वो डिक्टेट करना भी जानता है और दूसरे हालात के हिसाब से एडजस्ट करना भी जानता है। तो अब डिक्टेट करने की तो एटीट्यूड उनकी ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो खासतौर से दो, नायडू और नीतीश कुमार को साथ लेकर उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाए हैं, मेरे अंदाज से ये गवर्नमेंट तब तक टिकेगी जब तक नायडू और नीतीश कुमार के जो डिमांड्स है वो पूरा करने की उनको उम्मीद रहेगी। जी, फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा सर अभी। फ्लोर टेस्ट वो तो होगा, देना ही पड़ेगा। तो वो फ्लोर टेस्ट में तो आ जाते हैं। वो इम्तिहान है, वो बड़ा इम्तिहान है। वो नहीं है, वो खास बात नहीं है। जी, खास बात वो उनके डिमांड्स को वो कितना मानते हैं। सर, जिस तरह का मैंडेट हिंदुस्तानी अवाम ने दिया है हुकूमत बनाने के लिए, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, मैंडेट देखिए, मैंडेट के हिसाब से तो बोले तो हमारे वोटर जो है वो कॉन्शियस हो गए हैं। ये तो कबूल करना ही पड़ेगा। जी, बड़ी बात कही आपने। और दूसरे कॉन्शियस होने की वजह से उनकी ये समझ में आ रहा है कि क्या ठीक है उनके खुद के लिए और देश के लिए, वो जजमेंट में आ रहा है। और यही बात जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, उसमें एक सवाल आया था कि वोटिंग राइट जो है किनको दिया जाना चाहिए, इसको आम करना चाहिए या इसको कुछ कंडीशंस रखने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये सवाल पैदा हुआ था। तो उस वक्त पंडित नेहरू ने ये कहा था कि हमारी जनता इतनी अनपढ़ अगर है, इग्नोरेंट है, लेकिन इतना समझने की काबिलियत रखती है किस वक्त क्या करना, किस वक्त क्या करना है, वो साबित होता है। और उन्होंने इसलिए वो जो क्वालिफिकेशन की कंडीशन रखी गई थी उसको हटा दिया। चौहान साहब, इंडियन अलायंस को जिस तरह का प्रतिसाद मिला है, सभी उसमें समाजवादी भी है और सारी पार्टियां भी है उसमें, इंडिया को, इंडियन अलायंस को, जी, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, इंडिया अब इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के रिजल्ट लगने तक उन्होंने जो यूनिटी रखने की कोशिश की जी, वो काबिल तारीफ है जी। उसकी उम्मीद मुझे नहीं थी जी। लेकिन अब वो इतना यूनाइटेड हो गए हैं कि मोदी को सत्ता पर रहने नहीं देंगे। कोई हलचल तो दिखती ही नहीं है अभी नहीं जी। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो पास हो जाएगा जी, या उसमें समझिए आपको पता चलेगा। जी सर, ये क्लैशेस नायडू के और नीतीश बाबू के, ये अननेचुरल अलायंस लगता है क्या आपको? डेफिनेटली। लेकिन 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 जिसको क्या कहते हैं आपको, इनर मोटिव्स, अल्टीरियर मोटिव्स,
अल्टीरियर मोटिव्स को हासिल करने के लिए दोनों ने भी जो एक दूसरे के बारे में कहा था वो बाजू रखा है। अच्छा। वो वही पूरा करता हूँ मैं, पहला आपका जो जी था जी जी। कि ये कब तक साथ रहेंगे, नायडू को और नीतीश कुमार को, उनके स्टेट को स्पेशल केस स्टेट का दर्जा देना चाहिए, चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रोविजन है। जी जी। अल्टीरियर मोटिव उनका ये साध्य करने का है। हम्म। दूसरा ये है कि स्पेशल पैकेजेस उनको देना चाहिए, जी नायडू और नीतीश कुमार को। जी। ये दो के तीसरा नायडू का तीसरा जो अल्टीरियर मोटिव है यहाँ रहने का, उसने जो मुस्लिम्स को 4% या 5% का रिजर्वेशन दिया है वो कायम रखना चाहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेमंत शाह उसके खिलाफ है। इलेक्शन वही पूछना है। एक मिनट। जी जी। नीतीश का बोल तो क्या है, नीतीश कुमार का जो है उसने जो जात गणना का किया वहाँ, जी जी, तो वो जात गणना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल पर पूरे मुल्क में करना। उससे क्या फायदा होगा सर? उससे फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है उसका कि हिंदुस्तान की में आज की तारीख में कितने जात है वो आंकड़ा सामने आएगा। अच्छा, समझे। और ऐसी जात गणना के अभी तक कभी हुई नहीं। जी जी। इसलिए भी नहीं हुई वो आमदन कि अगर आप कास्ट सेंसस करते हैं तो कास्ट सेंसस से कास्ट फीलिंग जो है आज जो है वो और उभर कर आएगी। ये उसका ये है। और यहाँ उनका टकराव होने वाला है। नुकसान है, फायदा, ये दो। जी जी। कितने जाते हैं मालूम होगा। और जाते अगर आपने किए तो ये कंसोलिडेट हो जाएगी। सर वही सर के इलेक्शन में जिस तरह से मोदी जी ने कैंपेन किया है, कुछ तरह मुसलमानों को लेकर मंगलसूत्र की बात हुई है, प्रॉपर्टी की बात हुई है, बहुत सारी ऐसी बात हुई है। जबकि नायडू साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में मुसलमानों को बहुत कुछ देने का, कब्रिस्तान और हज हाउस और 1 लाख रुपया देने का वादा किया है। तो जब ये क्लैश नहीं होंगे सर आगे? होगा, लेकिन वो देखना ये है कि मोदी जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं या डट कर गवर्नमेंट छोड़ने के भी तैयार रखते हैं। और ये अड़े रहने वाले। आपको क्या लगता है कि किस तरह से बिहेव करेंगे मोदी जी और क्या आधार होंगे उसके? देखिए, मोदी ऐसा बिहेव करेगा, समझे, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आएगा। अभी इलेक्शन के आखिरी दिनों में आपने देखे होंगे उन्होंने अपने स्टेटमेंट जो है वो चैमिलियन जिसको बोलते हैं ना, वैसे बदलना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल दो ही बताता हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम रिलेशन के बारे में उसने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो यहाँ तक कहा उसने कि डॉक्टर अंबेडकर भी आए तो कॉन्स्टिट्यूशन। जी जी। और मैंने ऐसा नहीं कहा, स्टेटमेंट चेंज किया था। ये कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड उसकी सत्ता में रहने के लिए बरकरार रही और बढ़ती गई। तो इनके डिमांड, हर डिमांड मानेगा। सर बहुत अहम आरएसएस ने एक बहुत अहम परसों बयान आया हमारा, जिसमें उन्होंने मोदी को बताया कि किस तरह तुमने इलेक्शन में दो समाजों के बीच में दरार डालने की कोशिश की, नफरत फैलाने की कोशिश की, जो ठीक नहीं है। तो आरएसएस के और मोदी जी के रिश्ते किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, कैश होंगे अब। अच्छा, आपको याद होगा जेपी नड्डा ने एक स्टेटमेंट दिया था, हाँ, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, और वो कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो चुका था। अच्छा, कि आरएसएस, क्योंकि आरएसएस अभी भी उनके जो उसूल है जी, राइट और रॉन्ग, उस पर कायम है जी। तो वो क्लैश उनका होने ही वाला था। और इनको ये कॉन्फिडेंस हो रहा था कि आरएसएस के हमको अगर सपोर्ट किया नहीं तो भी हम चुनकर आ जाएंगे जी। लेकिन अब मोहन भागवत ने कल जो कहा मणिपुर से लेकर तो आज तक, जी जी जी, समझे नहीं, उसने क्लियर कट इशारा दिया मोदी को जी
कि आपको जो है आपका वे ऑफ वर्किंग और बेंट ऑफ माइंड बदलना पड़ेगा। सर, स्टेट की हम अगर बात करेंगे तो जिस तरह के नताज की हमें उम्मीद थी, हमें अपेक्षा थी कि नहीं ऐसे निर्णय पब्लिक के आएंगे, जैसा आप हाँ। डिस्कस करते थे, आपने बताया था, तो तकरीबन वही हाँ। वही हुआ है। लोगों ने उन लोगों को नकार दिया जिसने एक दूसरे को धोखा देकर या जो भी था वो छोड़कर गए थे। सही है। इस बीच में शरद पवार साहब को भटकती आत्मा भी कहा गया, हाँ। और जो इलेक्शन रिजल्ट आए तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आए इन लोगों की तरफ से, उद्धव जी और जो गठबंधन कांग्रेस, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, बनकर आई। सही है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है, कि बहुत सारे शिंदे ग्रुप के और अजित पवार साहब के जो एक है एमपी, वो वापस से अपनी अपनी जगह जाना चाह रहे हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे अफवाहें कोशिश हो रही है। तो अब महाराष्ट्र की सियासत, किस तरफ जा रही है? देखिए, एज फॉर राष्ट्रवादी इज कंसर्न, जी, शरद पवार का नेचर आपको भी मालूम ही है। उसने एक बार कोई ठान ली, दिमाग में गई उसके बदले की भावना से, तो उसको वो पूरा करता। अब उन्होंने कह दिया, मोदी ने उनको बहुत क्या बोलते हैं उसको इंस्टिगेट किया, जी जी, भटकते आत्मा कहकर। हाँ। और उसका जवाब उन्होंने दिया कि ये भटकते आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक इनको गिराऊंगा नहीं। यस। और उन्होंने 1-2-3 रोज पहले के स्टेटमेंट में जी 5 महीने रुको करके कहा। अच्छा, तो ऐसा लगता है मुझे जी कि ये सब कॉन्फिडेंस होने देंगे, इनको बैठने देंगे, जी, और आहिस्ता से जो है कुछ करके इसको नायडू को और नीतीश को विड्रॉ करने लगाएंगे। एक ऐसी दबे लफ्जों में बातें चल रही है कि अमित शाह नायडू के और नीतीश बाबू के जो एमपीज है उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उनको ही लेकर अपनी पार्टी में डालेंगे। इस तरह का सुना, कंफर्म तो नहीं है। नहीं, आएंगे नहीं, मैं आपको बोलता अब आएंगे नहीं। अच्छा, वो दूध का जला जो बोलते नहीं, कहावत है, छाछ भी भूख पर पेता है। जी जी। तो अब 2 बार ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा जी। बल्कि कोशिश ये रहेगी कि इसको जो है ये बहुत भारी हो गया सब पर, इसको गुरूर हो गया, अहंकार जिसको बोलते, और उस अहंकार में नई सौ बातें उसने कह दी। सर, इंडियन अलायंस को भी अच्छी खासी सीटें मिली थी, 234, 35, 40 तक। तो इन लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की हुकूमत बनाने की? क्या लगता है आपको? स्ट्रेटेजी है। अच्छा, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजी है। हाँ। एक जिसको कहते हैं लॉन्ग रोप दो, और लॉन्ग रोप देने के बाद उसको खींच दो। इनको ये शायद क्या, मेरे हिसाब से इनको बिल्कुल अंदाज है कि वो नीतीश कुमार और रेड्डी को विड्रॉ कराएंगे। अच्छा, और माय कॉन्शियस टेल्स मी कि नीतीश कुमार और रेड्डी ये शरद पवार के सम्मति से अंदर गए। अच्छा, इजाजत लेकर गए। इजाजत, और जाने का मकसद यही है उनका, 2 ही बातें, स्टेट का दर्जा देना, स्पेशल पैकेजेस देना, और वो इसको अपनी राजधानी वो खड़ी करनी है नायडू को। तो सेंट्रल फंड जो है वो हासिल करना। सर, एक सर्वे आया था अभी इलेक्शन के बाद, एक सर्वे आया कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको चाहते हैं, मोदी जी या राहुल? तो 36% राहुल को परसेंटेज में आया है और 32 या 34% मोदी जी को आया है। राहुल ने जो मेहनत की थी, मोहब्बत की दुकान और यात्राएं वगैरह, उसका फायदा उनको जितना मिलना चाहिए था उतना मिला? बहुत मिला। अच्छा, 44 से 199 तक गए, 102 हो गए अभी। ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, और ये जो बड़ी संख्या, वो केवल ये राहुल गांधी की ये जो 2 यात्राएं की और उसने मासेस में जाकर जो दिल जीता, उसका परिणाम है। ओके सर, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब, इन लोग और अजित पवार साहब,
इनका फ्यूचर आप किस तरह देख रहे हैं, सियासी फ्यूचर? बिल्कुल नहीं, अजित पवार तो खत्म हो गया। अच्छा। शिंदे अब वो किस तरफ कैसा एडजस्ट करने में कामयाब होते हैं, उसके अब ये चल रही ना अंदरूनी उद्धव ठाकरे को से नहीं पैकअप साहब, करने की। ये लोगों का बीजेपी का इतिहास रहा कि जिसके साथ भी गया उन्होंने हाँ। उसको, उस पार्टी को वही है खत्म ना। कर दिया है। तो यह साहब पीछे मैंने आपको कहा, आज भी रिपीट करता हूँ कि अजित पवार को लेने का और शिंदे को लेने का इनका मकसद एक ही था, शरद पवार को कि दबा। अजित पवार को लेकर शरद पवार को खत्म करना, शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे खत्म, जी। दोनों में नाकाम रहे। हम्म। तो इनकी यूटिलिटी जो है वो खत्म हो गई। और मेरी लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो इन्होंने इनका टिश्यू पेपर बोलकर इस्तेमाल करना चाहा, हुआ नहीं, फेंक दें। फिर आने वाली जो इलेक्शन है, अपने स्टेट हाँ, इलेक्शन है, हाँ। उसमें किस तरह से 100% महागाड़ी। महाआघाड़ी? जी। अभी हमारे शहर के लोग हैं, हमारे जो शहर के जो इलेक्शन में जहाँ पर भुमरे साहब शिंदे ग्रुप से कामयाब हुए, तो इस इलेक्शन को लेकर हमारे शहर की सियासत को आप किस तरह देखते? बिल्कुल, आपका शहर में आपके 3 सीट्स है एमएलए के। जी हाँ। अब ये 3 सीट्स के लिए अगर यहाँ के जिनको मोदी और बीजेपी नहीं चाहिए, जी, उन्होंने अगर स्ट्रेटेजी की और प्लानिंग की तो 3 सीट आ सकते हैं। अच्छा। एमपी के इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं आप? शिंदे साहब के पास चला आपको मैं गया। एक हालांकि मराठवाड़ा में एक बहुत बड़ा फैक्टर मराठा फैक्टर चला है। मराठवाड़ा के बहुत सारे सीट्स जो है, हाँ, तो वो उद्धव साहब के उनको मिले, उद्धव शरद पवार के नाम पे मिले। यहाँ पर एक सीट जो शिंदे साहब को गई, तो आप किस तरह देखते हैं? देखो मैं आपको एक राज रिवील करता हूँ आज। जी। औरंगाबाद के बारे में मैंने शरद पवार को कहा था जी कि आप चंद्रकांत खैरे को टिकट मत दीजिए, चेहरा बदल के दीजिए, वो चुनकर नहीं आएगा। तो आपका कहने का मतलब अगर कोई नया चेहरा होता तो फायदा होता? बिल्कुल फायदा होता। इनका 30 साल का 20 साल का जो काम था, बिल्कुल होता था, कहीं ना कहीं लोग नाराज, बिल्कुल होता था। जी। अब उन्होंने उसका जवाब मुझे ये दिए थे, जवाब भी बोलता हूँ जी, कि मुझे उद्धव से बात करना पड़ेगी जी, और उद्धव से बात करके मैं आपको बोलता हूँ। मैंने कहा मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, न उनका फोन आया ना मैंने उनसे बात की। तो ये अभी एमपी का खत्म हो गया, उसको भूल जाइए। जी। अब अगर आप 3 सीट यहाँ से लानी है, पिक्चर ऐसा है मेरे सामने, आपको ज्यादा मालूम, ये आप कंफर्म कर सकते हैं मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। आप सीनियर आदमी है सर, आप सब जानते। पिक्चर मेरे सामने ऐसा है कि शिवसेना इज ऑल्सो डिवाइडेड, बीजेपी का तो अपना उनका अपना ये है, मुस्लिम्स आर ऑल्सो डिवाइडेड हियर। यस। और यहाँ जो 4 ग्रुप में मैं देख रहा हूँ मुस्लिम्स में, आपको क्लियर कट बोलता हूँ, एक है किरमानी का, दूसरा है वो खाजा, वो तो राष्ट्रवादी के है वो। हाँ राष्ट्रवादी, लेकिन वो ग्रुप काफी ग्रुप बन गए सर यहाँ पर, सही बोल रहे हैं आप। एक है वो कादरी नहीं क्या, कदीर मौला। और अभी हाल में जो पॉलिटिक्स में बहुत ही एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं वो है एक डॉक्टर हाशमी। जी जी। अगर इन चारों ने बैठकर अगर अंडरस्टैंडिंग की कि हमको इसको खड़ा करना है जी, तो ये खुद खड़े रहने के लिए परेशान है सर। एक जगह नहीं आएंगे, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग करो ना, करना पड़ेगा, सभी गिर जाएंगे। करना पड़ेगा सर। महाराष्ट्र में 3M का काम बहुत अहम था कदे इस इलेक्शन में, महार, मुस्लिम और मराठा।
और हिंदुस्तान के ऊपर हम पूरे हिंदुस्तान पर नजर डाले तो ये जो भी सीटें इंडियन अलायंस को मिली है वहाँ पर महार, मुस्लिम और यादव और ब्राह्मण, ये जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक था वापस कांग्रेस की तरफ आया। कहाँ तक सही है? आएगा, वो कोशिश इनकी चल रही, जी। आएगा वो, और उनको भी आने के सिवा दूसरा पर्याय नहीं है आज। जी। लेकिन अभी यहाँ की जो बात आप कह रहे, मराठा, मुस्लिम और महार, इनको अगर एक जगह लाया जा सके तो इस बार थोड़ा देखने में मिला है सर, एक जगह आए हैं लोग। बीजेपी आती नहीं। प्रोवाइडेड मुस्लिम सोर्स शुड नॉट बी डिवाइडेड। और आप अभी जो कह रहे थी ये थी अगर एक जगह मिलकर इलेक्शन के काम किए तो जो कैंडिडेट चाहिए वो कैंडिडेट चुन के आ सकते हैं। जी जी, 3M सर, सही कहा आपने। और अभी जो इलेक्शन है अपने आगे चलते हैं, 2-4 महीने में इलेक्शन है, यहाँ पर आपका कहना है कि महाअघाड़ी को अच्छा प्रतिशत मिलेगा और शरद पवार साहब का जो रोल रहेगा वो काफी अहम रोल रहेगा। बिल्कुल जी, सवाल ही नहीं। जी, देखते हैं सर आने वाले दिनों में क्या होता है। और आपने हमें वक्त दिया, आपका कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई मस्ट थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ये थे शशिकांत चौहान साहब, जिनसे जो उनका तजुर्बा है, जो वो अपना नॉलेज रखते हैं, और इसी मौजू पर कई किताबें उनकी शाया हो चुकी है, मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। लोग उन्हें एक सियासी पंडित के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ही, शशिकांत चौहान साहब ही ने कहा था कि अब जो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर हुकूमत किसी एक की नहीं आएंगी, जिस किसी की हुकूमत आएंगी उसको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, और वैसा ही हमें देखने को मिला। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हम वक्तन फ़ौक्तन आपको तकलीफ देते रहेंगे हमारे चैनल की तरफ से। आपने उस वक्त दिया। तो सर अगले हफ्ते इसी मेहमान के साथ, किसी और मेहमान के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार, जय भीम।